फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा एसएससी वाला टेस्ट है उसको। और इस टेस्ट के अंदर हम सारे क्वेश्चन उनको डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे पास फिलर गिवन है। कह रहा है आफ्टर ए नोइजी एंड टुमेल्टस सपर वी डैश फॉर द डे। कह रहा है कि एक नोइजी मतलब बहुत शोर शराबे वाला, और टुमेल्टस का मतलब ये होता है कन्फ्यूजिंग या वेरी लाउड। तो वेरी लाउड कि लाउड और जो कन्फ्यूजिंग नोइजी वाला सफ़र था, सफ़र का मतलब होता है एक इवनिंग मील। वी डैश फॉर द डे, और हमने डे को क्या कर दिया, डैश कर दिया। तो देखो फॉर द डे है, वी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई भी वर्ब नहीं है। हमें एक वर्ब की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसमें वर्ब कौन सी है? फर्स्ट तो वर्ब है नहीं, क्योंकि ये आपका क्या है, एक नाउन होता है। रिटायरमेंट आपकी क्या होती है, एक नाउन होता है। रिटायरिंग जो है वो एक वर्ब ठीक है, लेकिन जो आईएनजी है वो विदाउट किसी हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगी। या तो होता इज एम आर वोज वर उसके साथ आता है ना, तो ये भी आपका यूज़ नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा। फिर है रिटायर्ड, ठीक है, रिटायर आपकी एक वर्ब है, और फोर्थ जो रिटायर है वो भी आपकी वर्ब है। लेकिन देखो यहाँ पे कह रहा है कि आफ्टर ए नोइजी एंड ट्यूमेल्टस सपर, कि उसके बाद की बात कर रहा है, यानी कि वो काम क्या हो चुका है, हो चुका है। तो जो रिटायर है वो क्या दिखाएगा, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एक मतलब कि डेली एक्टिविटी को दिखाएगा, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन होगा, कि उसके हमने जो मील लिया, इवनिंग मील लिया, उसके बाद हमने डे को क्या कर दिया, रिटायर कर दिया, यानी कि वो डे हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट जो है उसमें हमें इडियम बतानी है, फोर कीप्स, उसका मीनिंग बताना है, फोर कीप्स। अब देखो कीप का मतलब होता है रखना, है ना। कीप का मतलब क्या होता है, रखना। तो फोर कीप्स यानी कि मतलब उसको अपने पास ही रखना है, अपने पास रखने के लिए। अब हमारे पास अगर रखा हुआ है तो वो क्या है, हम हमेशा के लिए उसको क्या कर लेंगे, अपने पास रख लेंगे। तो इसको याद करने का यही तरीका है। और मीनिंग भी होता है इसका फॉर एवर, यानी कि हमेशा के लिए अपने पास रखना, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उसके बाद जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर आपको करेक्टली स्पेल्ड जो वर्ड है वो बताना है कि कौन सा है। फर्स्ट है मिक्सिबल। अब देखो मिक्सिबल जो है उसकी स्पेलिंग ये नहीं होती, उसकी स्पेलिंग होती है MISCIBLE, मिक्सिबल। ये जो मिक्सिबल है ये कहना चाहता है, ये मिक्सिबल होता है जब आप कोई भी लिक्विड को क्या करते हो, एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड के साथ मिक्स करते हो, उसको मिसिबल ये बोला जाता है, MISCIBLE, ना कि ये मिसिबल, ठीक है। तो ये स्पेलिंग आपकी गलत है, हमें करेक्ट बतानी है। तो सेकंड है डायलेक्ट। डायलेक्ट जो है उसका मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर रीजन या एक कोई पर्टिकुलर एरिया है ना, वहाँ पे बोले जाने वाली लैंग्वेज, ठीक है। जैसे मान लो हरियाणा में कोई एक पर्टिकुलर कोई विलेज की या कोई डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, वहाँ पे जो भाषा बोली जाती है उस भाषा को बोला जाता है डायलेक्ट, ठीक है। और ये जो स्पेलिंग है आपकी बिल्कुल करेक्ट है। फिर थर्ड जो है वो है वेनरेट। वेनरेट का मतलब होता है किसी को रिस्पेक्ट देना, किसी को ऑनर करना, किसी पर्सन को, ठीक है, वो होता है वेनरेट। अब इसकी स्पेलिंग जो है वो गलत है, राइट होगी VENERATE, वेनरेट, ठीक है। और इसका एक एग्जैक्ट सिनोनिम होता है रेवर। क्या होता है, रेवर। रेवर को आप याद रख सकते हो कि इंडिया के अंदर रिवर को रेवर माना जाता है, रेवर किया जाता है, ठीक है। इंडिया में रिवर को क्या किया जाता है, रेवर किया जाता है, यानी कि रिवर की रिस्पेक्ट की जाती है। तो इस रेवर को आप रिवर से याद कर सकते हो, ठीक है। और वेनरेट भी जो है वो क्या होता है, किसी की रिस्पेक्ट करना, किसी को ऑनर करना, ठीक है। और इसकी स्पेलिंग गलत है। फिर है प्लंजिंग। प्लंज का मतलब होता है कोई चीज़ अचानक से गिरना, जैसे प्राइसेस वगैरह वो प्लंज होते हैं। कोई पर्सन भी प्लंज हो सकता है, जैसे वो कोई भी मतलब सी में या रिवर में डुबकी लगाता है तो उसको भी क्या बोला जाता है, प्लंज, ठीक है। और इसकी जो स्पेलिंग है वो होती है PLUNGE, प्लंज, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग प्लंजिंग करोगे तो ING आप लगा लोगे। तो प्लंज का मीनिंग होता है फॉल सडनली डाउनवर्ड, ठीक है, नीचे की तरफ गिरना। तो आंसर जो है वो हमारा कौन सा होगा, सेकंड, डायलेक्ट। फिर कह रहा है जो सेम मीनिंग बताना है, मतलब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारे पास। कह रहा है टू मेक ए पर्सन और एनिमल टू गो अवे बाय वेविंग वंस आर्म एट देम। कह रहा है कि किसी भी पर्सन या एनिमल को आप क्या कर रहे हो, कि हाथ हिला के उसको वेव कर रहे हो कि भाई आप जाओ यहाँ से। हाथ हिलाकर किसी को क्या करना, वेव करना, भी आप यहाँ से जाओ, ठीक है। फर्स्ट है स्क्रैम। स्क्रैम का मतलब होता है किसी जगह को बहुत जल्दी छोड़ देना, डिपार्ट हो जाना, डिपार्ट या लीव क्विकली, डिपार्ट या लीव क्विकली।
जल्दी सी कोई जगह को छोड़ देना, जैसे मतलब मान लो किसी को अचानक कोई काम याद आ जाता है तो वो वहाँ से क्या है डिपार्ट कर जाता है जल्दबाजी में, ठीक है, तो वो होता है स्क्रैम। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा हमारा। सेकंड है शू। जो शू है वो आपका आंसर होगा, उसका मीनिंग ये होता है किसी को हाथ हिलाकर क्या करना, कहना भी आप यहाँ से जाओ, ठीक है। थर्ड जो ऑप्शन है वो है वेमूज। वेमूज जो है वो आपका जो स्क्रैम है उसका ही सिनोनिम है, इसका मतलब भी होता है डिपार्ट हर्डली, यानी जल्दबाजी में चले जाना, ठीक है। और जो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है स्कूट, वो भी आपका स्कैम का और वेमूज का सिनोनिम है, हरी या हैसन, ठीक है। हमने इसमें काफ़ी वर्ड जो है वो सीख लिया है किसके लिए, जल्दबाजी के लिए, जैसे क्विकली हो गया, हैसन भी जल्दी होता है, हरी भी क्या होता है, जल्दी होता है कि जल्दबाजी में जाना, ठीक है। तो जो स्क्रैम, वेमूज और स्कूट है वो तीनों के तीनों सिनोनिम है डिपार्ट क्विकली या लीव क्विकली, ठीक है। और आंसर हमारा कौन सा होगा, सेकंड टू शू। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमारे पास वन वर्ड है, कह रहे टू एक्सपेल समवन फ्रॉम वंस पोजीशन और प्लेस। कह रहे किसी को किसी की पोजीशन से या किसी जगह से उसको एक्सपेल कर देना, हटा देना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है टू ओस्ट, आउस्ट। टू आउस्ट को होता है, आउस्ट का मतलब ये होता है किसी को अपनी पोजीशन से हटा देना, बोल देना भाई तुम ये पोजीशन जो है वो छोड़ दो, ठीक है। तो ये इसका क्या हुआ, डायरेक्ट सिनोनिम होगा, यानी कि वन वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, आउस्ट। फिर सेकंड जो है वो कह रहे हैं डिसइनहेरिट। डिसइनहेरिट जो होता है उसका मतलब होता है किसी को अपनी जो प्रॉपर्टी वगैरह होती है उससे क्या कर देना, बेदखल कर देना। जनरली जैसे मतलब फादर है वो अपने बेटा या बेटी को मतलब अपनी जो प्रॉपर्टी है वो देना नहीं चाहते हैं, तो उनको क्या कर देना है, बेदखल कर देना। हेरिडिटी आपने सुना होगा, हेरिडिटी वही होता है ना, वंशज की एक से दूसरे में जो आपकी जनरेशन होती है उसमें ट्रांसफ़र होता रहता है, उत्तराधिकार जो होता है ना, तो उसमें डिसइनहेरिट कर दिया है, यानी कि उनको बेदखल कर दिया है, ठीक है। ये आंसर नहीं होगा। चेज तो आपने सुना होगा कि पुलिस जो है वो चेज करती है किसको, थीफ को, तो चेज का मतलब होता है पीछा करना किसी का, ठीक है। और फिर है रेलीगेट। रेलीगेट जो है उसका मीनिंग होता है कि किसी को अपने से नीचे की पोजीशन पे, मतलब उसको नीचे की पोजीशन में समझना, यानी कि लोअर पोजीशन पर या फिर लेस इंपॉर्टेंट समझना किसी भी पर्सन को या किसी भी बंदे को, या उसकी रैंक जो है वो आपसे कम होना, लेस इंपॉर्टेंट होना, कोई भी रैंक या कोई भी पोजीशन, ठीक है, वो होता है रेलीगेट। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, और इसके अंदर जो ब्रैकेट पार्ट है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करने हमें कह रहा है द रेज ऑफ द सन द दैट इज सेटिंग ग्लिमर लाइक गोल्डन थ्रेड्स। कह रहा है कि जो सन की जो रेज है ना वो क्या कर रही है, गोल्डन थ्रेड की तरह दिखाई दे रही है। अब सन की कौन सी रेंज, जो सन सेट हो रहा है, जो सेट होते हुए सन की जो रेज है ना वो गोल्डन थ्रेड्स जो है उनकी तरह दिख रही है ना। तो अब दैट इज सेटिंग, अब जो सन सेट हो रहा है उसकी प्रोसेस, या फिर जो सेटिंग सन है उसकी जो प्रोसेस किसकी होनी चाहिए, कि जो सूरज जो है, जो सन है वो सेट हो रहा है, उसकी जो रेज होगी वो क्या होनी चाहिए, ग्लिमर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो सेंस दे ही नहीं रहा कि जो सन इज सेटिंग, सन जो सेट हो रहा है वो, ठीक है, तो नो इम्प्रूवमेंट हमारी नहीं होगी। फर्स्ट है द सनसेट ग्लिमर, जो सनसेट है वो ग्लिमर करता है, या फिर जो प्रोसेस चल रही है वो ग्लिमर करता है, उसकी रेज ग्लिमर करती है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा हमारा। थर्ड ऑप्शन जो है वो है सेट सन। अब सेट सन भी नहीं होगा, वो क्या है, ग्लिमरिंग हो रही है, यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब हमारे साथ नहीं है, आईएनजी फॉर्म यूज होगी, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड जो है वो है कह रहा है सेटिंग सन ग्लिमर, कि जो सन सेट हो रहा है, जो प्रोसेस चल रही है उसका जो वो ग्लिमर करेगा, क्या उसकी जो रेज है वो ग्लिमर करेगी ये गोल्डन थ्रेड की तरह, ठीक है। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर होगा। इसकी सेंस यही है कि जो सन सेट हो रहा है उस समय जो प्रोसेस हो रही है, और जो छिपता हुआ जो सूरज है उसकी रेज जो है वो गोल्डन थ्रेड्स की तरह दिखाई देती है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, उसमें हमें एरर बताना है 7th और 8th दोनों के अंदर। कह रहा है ऑल्दो आई हैव नेवर सीन द गर्ल बिफोर आई रिकोगनाइज्ड हर एट वंस फ्रॉम हर फोटोग्राफ। कह रहा है कि यदि मैंने उसको ना कभी भी उस गर्ल को इससे पहले नहीं देखा, आई रिकोगनाइज्ड हर एट वंस फ्रॉम हर फोटोग्राफ, और फिर भी मैंने उसको क्या कर लिया, रिकोगनाइज कर लिया, उसको पहचान लिया, एट वंस फ्रॉम हर फोटोग्राफ, भाई उसकी फोटोग्राफ को देखते ही मैंने उसको पहचान लिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आपका वर्ब की जो सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है रिकॉग्नाइज्ड
और यहाँ पे आपका क्या हैव यूज़ हुआ है जो किसको दिखाता है, प्रेजेंट परफेक्ट को, लेकिन ये हमें क्या किसको दिखा रहा है, पास्ट को। अब जो आपका पास्ट परफेक्ट होता है उसके अंदर यही कंडीशन होती है कि दो एक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है, बिफोर और आफ्टर वाला। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो आपको पास्ट में, प्रेजेंट की तो बात हो ही नहीं रही, कह रहा है कि कहना चाहता है मैंने उसको पहचान लिया था, उसकी फोटोग्राफ से पहचान लिया था। तो अगर अब तो हम क्या करेंगे, पूरे सेंटेंस को पास्ट में बनाएंगे, तो हैव की जगह आपका क्या आएगा, हैड आएगा, कि मैंने उसको पहले कभी नहीं देखा था लेकिन मैंने उसको फोटो देखते ही उसको पहचान लिया था, ठीक है। तो आगे हमें सेंटेंस पास्ट में गिवन है तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, पास्ट में करेंगे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन प्रेजेंट की नहीं है कि मैंने अभी पहचान लिया। ये कह रहा है कि जब मैंने पहले उसको कभी नहीं देखा था, पास्ट की बात बता रहा है, भी पहले कभी उसको देखा ही नहीं था, लेकिन जब मैंने उसकी फ़ोटो देखी थी ना तब मैंने उसको पहचान लिया था। तो जो हमारा एरर है वो फर्स्ट पार्ट में है, हैव की जगह आपका हैड आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर वॉज ए कंपेरिजन बिटवीन यू एंड ही, कह रहा है कि एक कंपैरिजन है किसके बीच में, तुम्हारे और मेरे बीच में। अब देखो जो बिटवीन है आपकी क्या है, एक प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन है, और आपका जो प्रीपोजिशन होती है, प्रीपोजिशन और जो वर्ब है उसके बाद आपका जो केस है वो ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, किसका, प्रोनाउन का। जैसे प्रोनाउन होता है उसके अंदर आपका एक सब्जेक्टिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, आई का मी, है ना, तो यू का यू ही रहता है जैसे। तो वैसे ही यहाँ भी आपका जो बिटवीन है उसके बाद जो भी नाउन या जो प्रोनाउन यूज होगा, सॉरी, वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। अब यू तो देखो, यू सब्जेक्टिव केस में भी यू होता है, ऑब्जेक्टिव में यू होता है, लेकिन ही जो है वो सब्जेक्टिव केस में ही होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, हिम होता है। तो आएगा क्या, वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद जो आपका प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ होगा, लेकिन यहाँ यूज सब्जेक्टिव केस हुआ है तो गलत है। थर्ड पार्ट में एरर है, ही की जगह आप क्या यूज़ करोगे, हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी ब्रैकेट पार्ट जो है उसको आपको इम्प्रूव करना है। कह रहा है प्रिया एश्योर्ड रीमा, प्रिया ने क्या किया, एश्योर किया रीमा को, दैट शी वुड लुक एट हर पेट डॉग व्हाइल शी इज़ आउट ऑफ टाउन, कि वो उसके जो पेट डॉग है, उसका पालतू जो कुत्ता है उसकी क्या करेगी, देखभाल करेगी जब वो क्या होगी, टाउन से बाहर होगी, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट आपकी फ्रेजल वर्ब का काम था। अगर आपको मीनिंग पता है, लुक एट, लुक आफ्टर, ओवर लुक, इसका मतलब क्या होता है, तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते थे, ठीक है। तो बाकी देखो सब में वुड यूज़ किया, उसको तो हमें देखना ही नहीं है। और थर्ड पार्ट में यूज़ हुआ है विल, ठीक है, लेकिन विल क्योंकि आपका पास्ट में है तो वुड यूज़ होगा, विल तो यूज़ होगा ही नहीं, थर्ड ऑप्शन वैसे ही चला जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं लुक आफ्टर। लुक आफ्टर तो होता है, उसका मीनिंग होता है टेक केयर, क्या करना, देखभाल करना, ठीक है। तो वो यही तो कहना चाहती है कि प्रिया जो है उसने अश्योर्ड किया रीमा को कि वो उसके डॉग की क्या करे, लुक आफ्टर करे, उसकी देखभाल करे जब वो अपने उसके टाउन से, जब वो टाउन से बाहर हो। फिर भी ऑप्शन बाकी देख लेते हैं क्या होता है, ओवरलुक। ओवरलुक का मतलब होता है अनदेखा करना। क्या वो इसको बोलेगी क्या तुम मेरे डॉग को ना ओवरलुक कर दो, अनदेखा कर दो उसको, नहीं भाई, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ठीक है। फिर थर्ड ऑप्शन है लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए आप सर्च कर रहे हो, ठीक है, ये भी नहीं होगा, सर्चिंग भी नहीं करने। और नो इम्प्रूवमेंट जो है उसमें हमारा था लुक एट। लुक एट का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ देखना, है ना, अटेंशन, टीचर्स बोलते हैं लुक एट द बोर्ड, है ना, मतलब कि अटेंशन देनी है अपनी, देखना है किसकी तरफ, बोर्ड की तरफ, यानी एक पर्टिकुलर अटेंशन देनी है। तो ऑप्शन हमारे पास एक है क्या, फर्स्ट ऑप्शन लुक आफ्टर। तो मैंने कहा था आपको कि अगर आपको फ्रेजल वर्ब का मीनिंग पता है तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हो। और जो फ्रेजल वर्ब है वो आपको यूसेज से ही याद होगी, जितना आप इनका यूसेज पढ़ोगे, एडिटोरियल वगैरह पढ़ते हो, रीडिंग करते हो, उनके अंदर जब भी आती है तो वहीं से इम्प्रूवमेंट होगी इनकी, वहीं से आपको लर्न होगी ये जो फ्रेजल वर्ब होती हैं। अदरवाइज़ तो इनका फिर आप कैमिंग कर सकते हो, रट्टा ही मार सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है प्रैक्टिकली एवरी पार्ट ऑफ द कोकोनट ट्री इज़ यूज्ड बाय द मैन। कह रहा है कि जो प्रैक्टिकली अगर बात करें ना तो कोकोनट का जो सब पूरा जो पार्ट है, इन हर एक जो पार्ट है ना उसको यूज़ किया जाता है मैन के द्वारा। यानी कि कोकोनट में, कोकोनट का जो ट्री होता है उसके अंदर हर जो, यानी कि उसकी जो स्टेम होगी, रूट होगी, है ना, जो फ्रूट हो गए, वो सब चीज़ें मैन के द्वारा यूज़ की जाती है। तो यहाँ बात किसकी हो रही है, एक इंडिविजुअल की हो रही है भाई, रूट, स्टेम, है ना, फ्रूट, यानी जो भी बच गया उन सब की चीज़ों की बात अलग अलग इंडिविजुअल की हो रही है ना। तो देखो इंडिविजुअल की जब हम बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं ईच को, लेकिन एवरी जो है वो आपको एक ग्रुपिंग को दिखाता है। हम बोलते हैं ईच स्टूडेंट,
है ना। तो इसका मतलब है कि हम हर एक स्टूडेंट के एक एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि एवरी स्टूडेंट, तो उसका मतलब हो जाता है हमने पूरा जितने क्लास के अंदर स्टूडेंट है जहाँ वहाँ प्रेजेंट है उन सब की बात कर रहे हैं। और वही बात आपका ऑल के साथ हो जाएगी। ऑल भी एक कंप्लीट को दिखाएगा, ठीक है। और मोस्ट जो है वो मोस्ट तो आपका क्या है कि इनवैलिड ऑप्शन है। मोस्ट की तो कोई मतलब है ही नहीं, ऊपर वाला नीचे वाला वो तो कोई बात है ही नहीं, है ना। ये तो थोड़ा किसको दिखाता है कि मच मोर मोस्ट हो जाता है ना। वो तो कोई बात है ही नहीं। बात सिर्फ क्या है कि कहना चाहता है कि जो एक एक इंडिविजुअल पार्ट है ना, जो मैंने आपको बताया कि रूट स्टेम फ्रूट अलग अलग, यानी इंडिविजुअल की बात है। तो इंडिविजुअल में हम यूज़ करते हैं ईच को, और एवरी और ऑल जो आपका ग्रुपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। यही डिफरेंस है आपका। तो आंसर जो है वो हमारा फर्स्ट होगा कि जो प्रत्येक जो पार्ट है वो यूज़ किया जाता है मैन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज़ डैश कनेक्टेड। वो क्या है, डैश कनेक्टेड है किसी के साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कनेक्टेड आपकी क्या है, एक वर्ब है। अब वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा, एक एडवर्ब, ठीक है। और जो एडजेक्टिव होता है वो आपका क्वालिफाई करता है किसी भी नाउन को, ठीक है। अब हमें जो ऑप्शन है उनमें से अगर हमें ये पता है कि कौन सा एडजेक्टिव है कौन सा एडवर्ब है, तो हम उनको पहले अलग कर सकते हैं। अब देखो जो रिस्पेक्टिव है और जो रिस्पेक्टेबल है वो दोनों आपके एक एडजेक्टिव है, ठीक है। अब रिस्पेक्टिव और रिस्पेक्टेबल में क्या डिफरेंस है। रिस्पेक्टिव होता है किसी से रिलेटेड होना, संबंधित होना, बिलोंग करना, ठीक है, रिस्पेक्टिव टू दिस, ठीक है। और रिस्पेक्टेबल होता है किसी की रिस्पेक्ट करना, वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, किसी का सम्मान करना। तो ये डिफरेंस होता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन जो सेकंड है और जो फोर्थ ऑप्शन है वो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि हमें एक एडवर्ब की ज़रूरत है, ये दोनों एक एडजेक्टिव है। बची बात फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन की। अब फर्स्ट जो है वो रिस्पेक्टिवली है, यानी कि किसी के रिस्पेक्ट में, इन द सेम ऑर्डर, कि एक चीज़ है उसी रिस्पेक्टिवली चल रहा है, वो उसी ऑर्डर में लगातार चल रहा है। और रिस्पेक्टिवली होता है किसी की रिस्पेक्ट करना, वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। अब वो किसी से किसी की मतलब उसके ऑर्डर में चल कनेक्ट होगा या किसी से रिस्पेक्ट से कनेक्ट होगा। मेरे और मेरे ब्रदर के बीच में या मेरे पेरेंट्स के बीच में मेरा कनेक्शन है, तो वो एक रिस्पेक्टिवली कनेक्शन होगा या फिर एक रिस्पेक्टेबली कनेक्शन होगा। वो क्या होगा, एक रिस्पेक्टेबली कनेक्शन होगा, ठीक है। कि मेरा जो उनके साथ कनेक्शन है वो एक रिस्पेक्ट का है, कि मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो हमारा आंसर जो है वो कौन सा होगा, थर्ड होगा। फर्स्ट जो है वो आपका दिखाता है इन द सेम ऑर्डर, जो चीज़ मेंशन की गई है उसी ऑर्डर के अंदर चलते रहना है। एडवर्ब ये दोनों कौन सा, फर्स्ट और थर्ड, जबकि सेकंड और फोर्थ जो है वो आपका एक एडजेक्टिव है। फिर है, ये भी फिलर है। आफ्टर रिटायरमेंट श्रुति लिव्ड डैश ऑस्ट्रेलिया। कह रहे रिटायरमेंट के बाद जो श्रुति है वो कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में रहती थी। तो ऑस्ट्रेलिया में रहती थी। इन एट, ओवर इन, ओवर एट। अब ओवर तो ओवर इन और ओवर एट तो आप पहले ही कैंसिल कर दो, है ना, क्योंकि कोई प्लेस के लिए ये तो होंगे नहीं। किसी को कवरिंग की बात हो या उससे ऊपर जाना हो तब की बात होती है, तो ये तो कैंसिल हो जाता है। अब बात बची इन और किसकी, एट की। अब इन जो है वो हम एक लार्ज प्लेस के लिए यूज़ करते हैं। इन यूज़ करते हैं लार्ज प्लेस के लिए, और एट यूज़ करते हैं स्मॉल प्लेस के लिए, ठीक है। और ऑन यूज़ करते हैं सरफेस के लिए, ऑन द बोर्ड, ऑन द डेस्क, ऑन द बेंच, है ना। और इन हो गया जैसे इन हरियाणा, इन हिसार। लेकिन किसी स्मॉल टाउन की बात करें, है ना, कोई विलेज की बात करें, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एट, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है इन और एट में। तो इन ऑस्ट्रेलिया जो क्या है वो एक लार्ज प्लेस है, एक कंट्री की बात कर रहे हैं, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, इन। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। फिर जो है हमें अपोजिट बताना है गिवन वर्ड का। मेलेबल, मेलेबल जो होता है, मेलेबल मेटल सुना होगा आपने, साइंस के अंदर होता है मेलेबल मेटल्स। ऐसी मेटल्स जिसको आप क्या कर सकते हो, इजीली उसको शेप में, उसकी शेप को कन्वर्ट कर सकते हो, आप इजीली उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। और किसी पर्सन की बात करेंगे तो वो जाएगा कि कोई भी पर्सन के या फिर उसके जो विचार है वो क्या है, ईजिली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, ठीक है, उनको चेंज किया जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट है टीचेबल। टीचेबल का मतलब होता है किसी को टीच करना, पढ़ाने जो योग्य हो, एबल हो, टीच के एबल हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर नहीं होगा। फिर कह रहा है इंट्रैक्टेबल। इंट्रैक्टेबल का मतलब होता है कोई भी पर्सन या कोई भी प्रॉब्लम जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, उससे आप डील नहीं कर पा रहे हो, या फिर उससे उसको खींच नहीं पा रहे हो, उसको बाहर नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो ये तो प्रॉब्लम की बात होगी। तो मेलेबल जो होता है वो क्या होता है आपका, इस जिसको इजीली बेंड कर सकते हो, नई शेप में कर सकते हो, जिसको इजीली इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है। लेकिन इंट्रैक्टेबल क्या है, जो इजीली इन्फ्लुएंस्ड नहीं हो सकता, जो इजीली कंट्रोल नहीं हो सकता, जिससे हम डील नहीं कर सकते।
तो सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। फिर भी हम आगे वाले देखते हैं। मैनेजेबल का मतलब होता है जो जिसको मैनेज किया जा सकता है, जिसको निरंतर किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है, वो होता है मैनेजेबल। और प्लाइएबल का मतलब होता है जो ईजिली इन्फ्लुएंस हो जाए, जो ईजिली बेंड हो जाए। कहीं ना कहीं सिनोनिम है किसका? मेलेबल का। तो हमें अपोजिट बताना था, अपोजिट कौन सा हुआ? सेकंड, इंट्रैक्टेबल। फिर जो 14th क्वेश्चन है वो हमारे पास है सिनोनिम। अब देखो क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी है। ऊपर वाले में अपोजिट बताना था, जबकि इस वाले में क्या है? सिनोनिम बताना था। जनरली हमारे साथ यही होता है कि हम सोचते हैं कि दो इकट्ठे सिनोनिम में गिवन होंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। देखते हैं क्या है। बेसिस। बेसिस जो है उसका मतलब होता है किसी प्लेस को क्या कर लेना? सराउंड कर लेना। किसी प्लेस को क्या कर लेना? सराउंड कर लेना। हिंदी में इसका वर्ड होता है घेराबंदी करना, ठीक है। जनरली कौन करता है? आर्मी या पुलिस जो होती है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस को क्या कर लेती है? वह चारों तरफ से घेर लेती है ना। तो सिनोनिम बताना में फर्स्ट ऑप्शन है एडोन। एडोन का मतलब होता है किसी को संवारना, ब्यूटीफाई करना। इसका एक सिनोनिम होता है एम्प्लिस। EMBELLISH, एम्प्लिस। एम्प्लिस का मतलब भी होता है ब्यूटीफुल, ठीक है, अट्रैक्टिव, सजाना संवारना उसको, ठीक है। ये तो हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि आउट ऑफ कंटेस्ट है। फिर है ब्लॉकेड। ब्लॉकेड तो आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ब्लॉकेड का मतलब होता है नाकाबंदी करना। जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तब जो पुलिस है वो क्या करती है? वहाँ पे जो एक पट्टी लगा देती है ताकि कोई वहाँ पे आ ना सके, अवरोध कर देते हैं, रुकावट कर देते हैं, है ना। तो होता है ब्लॉकेड, ठीक है। सिनोनिम लग रहा है इसका, लेकिन आगे देखते हैं। इन्फ्रिंज। इन्फ्रिंज जो है उसका मतलब होता है किसी भी रूल या कोई भी लॉ जो है उसको क्या कर देना? तोड़ देना, ठीक है। इन्फ्रिंज होगा किसी भी रूल को या कोई भी जो लॉ है उसको तोड़ देना। ये भी नहीं होगा हमारा। फिर है शॉर्टेड। शॉर्टेड का मतलब होता है जो क्या हो? अनप्लीजेंट हो, वेरी डर्टी, जो ऑनेस्ट ना हो, बिल्कुल ही क्या हो? डर्टी हो, जो अनप्लीजेंट हो, जिसमें कुछ भी अच्छा न हो, वो होता है शॉर्टेड। तो ये भी आंसर नहीं होगा हमारा। ऑप्शन ही हमारे पास एक है क्या? ब्लॉकेड। नेक्स्ट जो है उसके अंदर भी एरर बताना है। लुक एट व्हाट आई एम डूइंग एंड डू लाइक आई डू। कह रहा है जो मैं कर रही हूँ उसको देखो और वैसा ही तुम करो, ठीक है। अब हमारा जो एरर है वो आपका जो एरर है वो होगा लाइक का, ठीक है। जो यहाँ लाइक है वहाँ पे आपका एज यूज होगा, क्योंकि जो लाइक है वो एक सेंटेंस से फॉलो नहीं करती, लेकिन एज जो है एज के बाद आपका क्या आएगा? एक सेंटेंस आता है। यही डिफरेंस होता है एज और लाइक के अंदर। अब आई डू है, ठीक है। आई डू में क्या है? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आ गई है, ठीक है। तो लाइक के बाद कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आएगी, यानी डायरेक्ट कोई भी आपका नाउन यूज़ हो सकता है, ठीक है, वो एडजेक्टिव यूज़ हो सकता है, वो यूज़ हो सकता है, लेकिन आपका सब्जेक्ट और वर्ब यूज़ नहीं होगी। तो हमें यहाँ पे रिप्लेस करना है एज को, लाइक को एज के साथ। थर्ड पार्ट में एरर है। नेक्स्ट जो है वो हमें इडियम जो है उसका मीनिंग बताना है। कह रहा है नो मैन इज़ एन आइलैंड। कह रहा है कि कोई भी आदमी जो है वो आइलैंड नहीं हो सकता, यानी कि किसी के पास आइलैंड नहीं होगा। इस इडियम का मीनिंग होता है कि कोई भी जो बंदा है ना उसके पास हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती, उसको किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। आइलैंड है वहाँ पे सब कुछ हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा आंसर है वो देख लेते हैं कौन सा है। ए मैन इज़ सेल्फ सफिशेंट ओनली व्हेन ही गेट्स मैरिड। नहीं भाई। सेकंड है नो वन इज़ सेल्फ सफिशेंट एवरी वन रिलाइज ऑन अदर। हाँ, जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर होगा कि कोई भी जो पर्सन है वो सेल्फ सफिशेंट नहीं होता, सभी को किसी दूसरे के ऊपर क्या होना पड़ता है? रिलाई होना पड़ता है, डिपेंड होना पड़ता है। नो बॉडी प्रेफर टू लिव अलोन, ये भी नहीं होगा। नॉट टू मैरी इज लिविंग ऑन आइलैंड, ये भी नहीं होगा। जो एग्जैक्ट जो वर्ड यूज़ कर लिया जाता है ऑप्शन के अंदर वो तो कभी आंसर होता ही नहीं है, ठीक है। तो सेकंड आंसर हमारा राइट आंसर है। कह रहा है नेक्स्ट है, इसमें भी इडियम का मीनिंग बताना है। कह रहा है कि द स्क्विकी व्हील गेट्स द ग्रीस। कह रहा है कि जो स्क्विकी व्हील जो है उसको क्या चाहिए? ग्रीस चाहिए, ठीक है। अब स्क्विकी जो होता है उसका मतलब होता है कि जैसे व्हील चलता है तो उसके अंदर जंग लग जाता है तो वो आवाज़ करने लग जाता है ना। तो उस आवाज़ को, वो जो ची ची की जो आवाज़ होती है उस आवाज़ को बोला जाता है स्क्वी। व्हील गेट्स ग्रीस, भाई जो ये ची ची जो आवाज़ करे ना उसको ग्रीस की ज़रूरत है, यानी उसको मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है द मोस्ट नोटिसेबल प्रॉब्लम आर द वंस मोस्ट लाइकली टू गेट अटेंशन। कह रहा है जो सबसे ज़्यादा नोटिसेबल जो प्रॉब्लम है ना वो ही क्या है?
आर वन दैट मोस्ट लाइकली टू गेट अटेंशन। और वही जो सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको क्या करना चाहिए, अटेंशन, मोस्ट लाइकली उसको अटेंशन देनी ज़रूरी है। यही हमारा आंसर है कि जो चीज़ें, क्योंकि वो चीज़ी कर रही है उसको ग्रीस की ज़रूरत है, यानी कि उसी को अटेंशन देना ज़रूरी है सबसे पहले। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है वो है हाइपोनिटिस। हाइपोनोटिस जो होता है उसका मीनिंग होता है हाइप्नोटिस्ट। हाइप्नोटिस्ट तो आपने सुना होगा, हाइप्नोटिस्ट होता है वो पर्सन जो किसी को क्या कर लेता है, मंत्रमुग्ध कर लेता है। जैसे कुछ कुछ प्रॉब्लम हो उसको, या फिर किसी को एंटरटेन करने के लिए किया जाता है ये चीज़। ठीक है, तो हमें सिनोनिम बताना है। फर्स्ट है रुकी। रुकी का मतलब होता है किसी की रिक्रूटमेंट करना। रुकी रिक्रूटमेंट ऐसे आप याद रख सकते हो, लेकिन स्पेशली होती किसके अंदर है, आर्मी या पुलिस के अंदर। जब आर्मी या पुलिस के अंदर रिक्रूटमेंट होती है उसको बोला जाता है रुकी। ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम नहीं है। फिर है नोविश। नोविश का मतलब होता है नियोफाइट। नियोफाइट सुना आपने, नियोफाइट। नियोफाइट का मतलब होता है जो क्या हो, नियो हो। नियो का मतलब होता है न्यू। न्यू आपका एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है न्यू। तो नियोफाइट का मतलब होता है जो नया है, और नोविस का मतलब भी क्या होता है, जो नया है, यानी कि अभी बिगिनर है, उसको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं है। और इसी के लिए आपकी एक इडियम होती है ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न का मतलब ये होता है अनएक्सपीरियंस्ड बिगिनर, नोविस। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। फिर है कॉन्जरर। कॉन्जरर का मतलब होता है जो क्या करता है, मैजिक दिखाता है, यानी कि जादूगर, आपको अट्रैक्ट करता है अपने जादू से। ठीक है, ऑप्शन हो सकता है। फिर है एमेट्योर। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, एमेट्योर। एमेट्योर का मतलब होता है शौकिया। ठीक है, शौकिया का मतलब कि कोई काम करता है वो सिर्फ अपने शौक के लिए करता है, उसको कोई भी मतलब ना तो उसको ये इस चीज़ की टेंशन है कि मेरे को इसमें इंटरेस्ट लेना है, बस अपने मज़े के लिए करता है, भी मेरा शौक है ये काम करने का। ना मन कोई इनकम का मतलब है उसे, ना किसी और कोई पर्टिकुलर चीज़ का। उसे बस सिर्फ ये है कि मुझे इससे खुशी मिलती है तब वो चीज़ या वो एक्टिविटी जो है करते हैं। जनरली कुछ लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, मतलब उनका कोई एम नहीं होता कि मेरे को नेशनल लेवल पे खेलना है या नहीं खेलना, लेकिन बस अपने सिर्फ शौक के लिए खेलते हैं। ठीक है, कि खेलने पर मज़ा आता है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन, क्योंकि ये भी क्या है, किसी को अपने मतलब उसको क्या करना, अट्रैक्ट करना, उसको एंटरटेन करने के लिए उसको हिप्नोटाइज करना उसको, है ना। और ये भी क्या होता है, कॉन्जरर भी क्या करता है, अपने जादू से किसी को क्या करता है, उसकी अट्रैक्शन को क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। फिर कह रहा है अर्ज समवन टू एक्ट इन ए वोलेंट और अनलॉफुल वे। किसी को उकसाना, किसी एक वोलेंट और अनलॉफुल तरीके से करने के लिए, एक्ट करने के लिए। फर्स्ट है टोंट। टोंट तो आपको सबको पता हुआ, टोंट तो कहते हैं ना भाई, टोंट मत मार, है ना। टोंट का मतलब होता है किसी को ताना मारना। ठीक है, सिनोनिम होता है इसका एक स्कॉफ और मोकरी। क्या होता है, स्कॉफ और मोकरी, किसी का ताना मारना। ठीक है, तो ये आंसर नहीं है हमारा। फिर है सोलिशिट। सोलिशिट जो है उसका मतलब होता है किसी से कोई भी इंफॉर्मेशन, मनी या कोई भी हेल्प के लिए पूछना किसी से। ठीक है, भाई किसी से ये कहना भी आप मेरी हेल्प कर दो, किसी से पैसे मांग लेना, वो होता है सोलिस्ट। ठीक है, तो पैसे मांगने वाली भी कोई बात नहीं है। थर्ड ऑप्शन है इनसाइट। इनसाइट का मतलब होता है किसी को भड़काना। ठीक है, किसी को एनकरेज करना किसी काम को करने के लिए, लेकिन कैसे, वेरी एंग्री एंड एक्साइटेड करके, उसको मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा उसको दिला के उसको आप मतलब कह रहे हो भी हाँ ये करो। जैसे जनरली फ्रेंड सर्कल में होता है, कोई गलत काम हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो आप उसको क्या करते हो, हाँ हाँ बोल तू बोल तू बोल, तो सुन लेंगे, सब सुन लेंगे, है ना। तो वो एक पर्सन को हम क्या करते हैं, बाकी जो ग्रुप के बंदे होते हैं वो उसको इंसाइट करते हैं, भड़काते हैं, है ना। तो वो मतलब उसको हम गुस्सा दिलाते हैं, भाई देखो उसने तेरे को मारा ना, तू भी उसको मार सकता है, अपने खुद को ना कम मत समझ, है ना। तो उस जो सिचुएशन होती है उसको हम बोलते हैं इंसाइट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं साइक। जो साइक है उसका मतलब होता है कि जो साइक्रेटिस्ट होते हैं, है ना, माइंड से रिलेटेड जो होती हैं उसी को बोला जाता है साइक। ठीक है, जो माइंड, थॉट या फीलिंग होती है उनको बोला जाता है साइक। तो ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि वॉयलेंट और अनलॉफुल वे में बोला था, तो हमारे पास ऑप्शन ही एक है, कौन सा, इनसाइट। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। फिर कह रहा है ऑफेंसिव। ऑफेंसिव का मतलब होता है समथिंग अनप्लीजेंट। ठीक है, नॉट अट्रैक्टिंग, जो अट्रैक्टिव ना हो, जो क्या हो, अनप्लीजेंट हो, जो अच्छी ना हो। ठीक है, हमें यहाँ पे अपोजिट बताना, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट है ओबनॉक्सियस। ओबनॉक्सियस जो है वो आपका सिनोनिम होता है इसका, ऑफेंसिव का ही। ओबनॉक्सियस के अंदर आपका एक रूट वर्ड आया नोक्स। नोक्स का मतलब होता है नाइट।
या डार्क, ठीक है। अब और ओ यूज़ का मतलब होता है फुल ऑफ। अब कह रहा है अब जो सारी चीज़ है वो डार्क से भरी हुई है, यानी डार्क से भरी हुई है तो कोई भी उसके अंदर पॉजिटिविटी नहीं है, सारी की सारी नेगेटिविटी है, तो वो क्या है, अनप्लीजेंट है, वेरी रूड है, ठीक है। तो ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है अनप्लीजेंट, यानी कि डायरेक्ट सिनोनिम हो जाएगा, लेकिन हमें बताना तो क्या है, एंटोनिम बताना है। सेकंड है एग्रीबल। एग्रीबल का मतलब जो सहमत हो जाता है, पॉजिटिव बात है। वो अनप्लीजेंट है, सहमत वाली बात मतलब अनप्लीजेंट है, अट्रैक्टिव नहीं है, और ये एग्रीबल है। अपोजिट हो सकता है, लेकिन हमारे पास दो ऑप्शन और है, पहले उनको हम पढ़ेंगे उसके बाद इसको आंसर करेंगे। थर्ड है रिपग्नेंट। रिपग्नेंट का मतलब भी होता है, आपने ए रिपग्नेंट स्मेल सुना होगा, एक एडजेक्टिव होता है ये, रिपग्नेंट स्मेल सुना होगा, यानी कि वो जो स्मेल है वो क्या है, अनप्लीजेंट है। स्मेल क्या है, अनप्लीजेंट है, कि डिस्गस्टिंग स्मेल है, फाउल स्मेल है वो, ठीक है। तो रिपग्नेंट का मतलब भी होता है ऑफेंसिव ही, अनप्लीजेंट। अगर किसी भी बंदे की बिहेवियर की बात करते हैं, किसी बंदे की बिलीव, कोई भी बिलीफ की बात करते हैं, अगर कहते हैं कि हम उसका बिहेवियर रिपग्नेंट है, तो इसका उसका मतलब ये है कि उसका जो बिहेवियर है वो क्या है, रूड है, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फिर है ओडियस। ओडियस जो है उसका मतलब भी होता है कि वो बहुत ज़्यादा ओड है, यानी ओड है यानी कि सबसे अलग ही रहता है, ठीक है। फुल ऑफ ओड है, यानी दूसरों से अलग ही रहने वाला है वो, तो वो भी क्या है, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट है, एक्सट्रीमली रूड है। तो ये भी आपका सिनोनिम हो जाएगा, यानी कि आपका सेकंड को छोड़ के ये सारे तीनों जो है वो एक दूसरे के सिनोनिम है। तो एग्रीबल हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। लास्ट में जो हमें पैसेज गिवन है, तो सॉरी पैसेज नहीं, क्लोज टेस्ट गिवन है, और क्लोज टेस्ट को करने का जो बेस्ट वे है वो यही है कि पहले हम उसको अच्छे से पढ़ते हैं, उसकी सेंस निकालते हैं, फिर ऑप्शन पे चलते हैं। तो पढ़ते हैं, 3-4 लाइन का ही है। कह रहा है डैश मस्ट एम्फेसाइज दैट फॉरगिवनेस एंड डैश आर नॉट सेंटिमेंटल एक्ट्स कंस्ट्रक्टिंग मेलोड्रामेटिक स्पेसिस क्रिएटिंग व्हाट फ्रेंच फिलोसफर जैक्यूज डेरिडा द ग्रैंड सीन्स ऑफ रिपेंटेंस एंड थ्रिएटिक्लिटी, ठीक है। ये तो बहुत ही बड़ा सेंटेंस होगा, फिर भी जो इतना बड़ा सेंटेंस होता है उसको हमेशा छोटा कर करके पढ़ना होता है। तो हम पढ़ते हैं, कह रहा है डैश मस्ट एम्फेसाइज, कि जो पक्का मतलब इस चीज़ को एम्फेसाइज करते हैं कि फॉरगिवनेस जो है, किसी को माफ़ कर देना जो है वो क्या है, एंड डैश आर नॉट सेंटिमेंटल एक्ट। और जो फॉरगिवनेस है, अब देखो एंड से कनेक्ट है, फॉरगिवनेस जो क्या कह रहा है, किसी को माफ़ कर देना, तो एंड से कनेक्ट है तो दोनों पॉजिटिव, यानी कि जो वर्ड एंड से पहले आया वैसा ही सिमिलर वर्ड आपका बाद में आएगा। तो यहाँ पर माफ़ करने वाली बात है तो एंड के बाद भी कुछ माफ़ी वाली बात आनी चाहिए, ठीक है। आर नॉट सेंटिमेंटल एक्ट, और ये जो एक्ट है ना फॉरगिवनेस वाला, ये एक सेंटिमेंटल एक्ट नहीं है। कंस्ट्रक्टिंग मेलोड्रामेटिक स्पेसिस क्रिएटिंग व्हाट्स फ्रेंच फिलोसफर जैक्यूज डेरेंडा डैश द ग्रैंड सीन्स ऑफ रिपेंटेंस एंड थ्रेटिकलिटी। कह रहा है कि जो ये सेंटिमेंट एक्ट जो है, जो क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं एक मेलोड्रामेटिक स्पेस, यानी कि उनके अंदर क्या हो जाता है, एक इमोशन निकलने लग जाती है, ठीक है। यानी कि जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा देखो कि कोई किसी ने गलत काम कर दिया, गलत काम करने के बाद आपको वो क्या कर रहा है, मतलब माफ़ी मांग रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। तो उसके लिए कह रहा है कि वो ना जो ये माफ़ी वाली चीज़ें हैं ये कभी कभी क्या हो जाती है कि ज़्यादा एम्फेसाइज हो जाती है, तो वो एक मतलब कि ड्रामा सा बन जाता है, ठीक है। जो क्रिएट करता है क्या, एक अलग टाइप का मतलब सीन लेके आता है। और जिसको जो एक फ्रेंच फिलोसफर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो डैश करते हैं, जो ये सिचुएशन है ना उस सिचुएशन को वो डैश करते हैं द ग्रैंड सीन्स ऑफ रिपेंटेंस एंड थ्रेटिकलिटी। और ये जो सिचुएशन है उसको उन्होंने क्या बुलाते हैं वो, कि ये क्या है, एक रिपेंटेंस जो होती है, रिपेंट आपका एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है पछतावा करना, ठीक है। रिपेंटेंस का मतलब होता है पछतावा करना, और जो ये पछतावे वाली और जो ये थिएटर वाली जो सिचुएशन आती है ना वो एक ग्रैंड सीन होता है, ठीक है। उसको ये जो एक फ्रेंच फिलोसफर है जैक्यूज डेरिडा वो बताते हैं कि ये जो सिचुएशन है वो क्या है, आपकी एक मतलब ग्रैंड सीन है। हेयर एज डेरिंडा क्लेम, कि यहाँ पे जो डेरिंडा क्लेम कर रहे हैं वो क्या बात है, इज़ दैट रेयर मोमेंट, कि ये जो एक रेयर मोमेंट होता है वेयर द ह्यूमन डैश सेकन अगेंस्ट इट्स सेल्फ डैश इट्स ह्यूमन ऑन ह्यूमैनिटी। कह रहा है कि मुश्किल से मतलब ये मूवमेंट आता है जहाँ पर जो ह्यूमन है वो डैश करता है सेकन अगेंस्ट इट सेल्फ डैश इट्स ओवन ह्यूमैनिटी। भाई अपनी जो ह्यूमैनिटी है, अपनी जो विनम्रता है, अपनी जो दयालुता है, वो खुद को बहुत कम डिस्टर्ब करता है, उसको बहुत कम मतलब कि देख के चलता है, उसको हिला के चलता है, भाई ऑब्जर्व करता है या नहीं करता, वो क्या करता है वो, मतलब ये चीज़ रेयर है ना, ये सिचुएशन क्या है, रेयर है।
तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो कह रहा है समवन, वन, एनीवन या एवरीवन। अब देखो यहाँ पे हम कोई भी पर्टिकुलर बंदे की बात नहीं कर रहे, है ना। जब हम कोई पर्टिकुलर बंदे की बात नहीं कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहे हो, हम जनरली कोई बात बताते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, वन का यूज़ करते हैं। जैसे वन शुड ओबे वंस पेरेंट्स, तो यहाँ पे हमने किसी की बात नहीं, हम पूरे सबको लेके चल रहे हैं कि सबको क्या है, अपने माता पिता की ओबे करना चाहिए। तो यहाँ पे एक जनरल सी बात कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर को नाम लिया ही नहीं है कि कौन कोई एम्फेसाइज करता है या नहीं करता, कि जो भी माफ़ी देता है उसकी बात कर रहा है। भाई सभी क्या करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन जो है वो हमारा होगा B1, ठीक है। यहाँ ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें यही लेके चलना है कि एक जनरल सी बात हो रही है, ठीक है। समवन जो है, एवरीवन, एनीवन, ये किसी एक पर्टिकुलर को दिखाते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ एक जनरल बात करें तो जैसे वन शुड ओबे होता है, वैसे ही हम कहेंगे कि वन मस्ट एम्फेसाइज, कि कोई जो है इस चीज़ को एम्फेसाइज करता है कि फॉरगिवनेस जो है एंड डैश। तो फर्स्ट में तो हमारा वन आ गया। नेक्स्ट जो है वो फॉरगिवनेस है। अब फॉरगिवनेस है, माफ़ी वाली बात है। ऑप्शन देख लेते हैं। ओपोलॉजी, ओपोलॉजी का मतलब होता है किसी को माफ़ कर देना, यानी कि आप माफ़ी मांगना कि आपने कोई गलत काम कर दिया, उसके लिए आप क्या है, सैड फील कर रहे हो, सॉरी फील कर रहे हो, ठीक है। और फिर सेकंड ऑप्शन है सॉरी। सॉरी का मतलब होता है आप दुखी हो, निराशा हो, ठीक है। और ओपोलॉजी जो है उसका मतलब होता है कि आप दुखी हो, आप सॉरी फील कर रहे हो जो आपने गलत काम किया है। तो ये डिफरेंस आपका ओपोलॉजी और सॉरी के अंदर, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी हो जाता है आपकी जो विनम्रता है, ठीक है। तो पॉजिटिव तो आएगा नहीं यहाँ पे। और प्राइड जो है वो क्या हो जाता है, सम्मान हो जाता है, ठीक है। तो ये भी नहीं आएगा। तो फॉरगिवनेस जैसा वर्ड चाहिए वो हमारा कौन सा है, ओपोलॉजी। ओपोलॉजी भी होता है किसी को माफ़ करना, किसी को माफ़ी देना, ठीक है। तो आपको आई होप कि आपको ओपोलॉजी और सॉरी में जो डिफरेंस है वो कवर हो गया होगा, कि अंडरस्टैंड हो गया हो कि ओपोलॉजी जो है वो होता है कि हम किसी पर जो हमने कोई गलत काम किया है उसके लिए हम सॉरी फील कर रहे हैं, और सॉरी का मतलब होता है दुख होना, बस दुख या निराशा, ठीक है। इसीलिए हमारा ऑप्शन जो है वो फर्स्ट होगा, जो हमें फॉरगिवनेस जैसा वर्ड चाहिए, ठीक है। तो क्या है, कोई भी एम्फेसाइज करता है कि फॉरगिवनेस और जो अपोलॉजी है वो सेंटिमेंटल एक्ट नहीं है, जो एक मेलोड्रामेटिकली यानी कि एक ड्रामा क्रिएट कर लेता है। और जिसको एक फ्रेंच फिलोसफर जो डेरिंडा है वो क्या करते हैं, डैश करते हैं द ग्रैंड सीन्स ऑफ रिपेंटेंस एंथेटिकली, जिसको जो है वो सेज करते हैं। भाई हमेशा ही कहते रहते हैं नहीं भाई, सैड टोल्ड या कोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो पर्टिकुलर ड्रामा आया है। अब देखो कोई पर्टिकुलर सिचुएशन होती है तो हम उसको हमेशा बुलाते हैं कि ये चीज़, ये उन्होंने इस बात को कहा था, है ना, इस चीज़ को बुलाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो एक सैड है, टोल्ड है, कहता है। टोल्ड भी आपका क्या हो जाएगा, कहना हो जाता है। और कोल्ड हो जाता है कि आप उस चीज़ को बुलाते हो, जैसे दिस इज़ कोल्ड एस, है ना, इसको ऐसे बुलाया जाता है। तो उस सिचुएशन को ऐसे बुलाया जाता है, ना कि कहा जाता है। तो ये जो एक बंदे का नाम ले दिया ना, इनके द्वारा ये जो बात है वो कही जाती है ना। तो इसलिए सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो है वो ऐसे आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन ही एक बचा, कौन सा, फोर्थ ऑप्शन कोल्ड, ठीक है। ये उनके द्वारा कहा जाता है कि इस पूरी चीज़ को हम ये चीज़ बोल सकते हैं, ये पूरा सीन जो है वो ये दिखाता है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है कोल्ड वो हमारा राइट आंसर है। फिर है हेयर एज डेरिडा क्लेम्ड इज दैट रेयर मूवमेंट इज वेयर द ह्यूमन डैश सेकन इट अगेंस्ट इट सेल्फ। क्या कह रहा है, ये एक रेयर मूवमेंट है जहाँ पर जो ह्यूमन है वो क्या, ह्यूमन कंपटीशन, ह्यूमन फाइट, ह्यूमन जर्नी या ह्यूमन रेस। अब देखो पूरे ह्यूमन की बात कर रहा है तो ह्यूमन क्या आएगा, रेस आएगा, है ना। तो ह्यूमन रेस का मतलब क्या हो जाता है कि पूरी ह्यूमन जो कम्युनिटी है, सारे के सारे जो ह्यूमन है उनकी बात कर रहा है कि ये रेयर चांस है कि जो एक ह्यूमन रेस जो है, जैसे आपने रेसिज्म सुना होगा ना, रेसिज्म का मतलब किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर किसी का मतलब गलत व्यवहार होना उनके साथ, है ना। तो यहाँ पे ह्यूमन रेस आएगा, ना कोई कंपटीशन, ना कोई जर्नी की बात भी नहीं हो रही और फाइट की बात भी नहीं हो रही। तो ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि पूरे की पूरी एक कम्युनिटी को की बात कर रहा है। तो ह्यूमन रेस की बात करके सभी जो ह्यूमन है ना, वो ये रेयर मूवमेंट है कि वो खुद के अंदर कोई खुद को क्या करते हैं, पहचानते हैं, उसको थोड़ा बहुत हिलाते, शेकन का मतलब हिलाना होता है। तो यहाँ तक डिस्टर्ब करते हैं। भाई जैसे आप मतलब हमेशा जो सोचते हो ना वही करते रहते हो, किसके अगेंस्ट इट सेल्फ डैश इट्स ओवन ह्यूमिनिटी,
इट सेल्फ लुक्स सी एट एग्जामिन, या देखो अब किसके अगेंस्ट वो लुक करता है, लुक होता है सिंपल देखना, सी एट भी होता है देखना, ठीक है। एग्जामिन होता है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, किसी एक पर्टिकुलर आइडिया को, किसी पर्टिकुलर थिंग को आपको कंसीडर करना है, स्टडी करना है, लेकिन केयरफुली करना है। और ऑब्जर्व का मतलब होता है सी करना, नोटिस करना। तो ठीक है, ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं एक जैसे हैं, ये देखना, ऑब्जर्व करना। आप ऑब्जर्व तो अगर वैसे ही बैठे हो तो भी आप बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको केयरफुली ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ बात कर रहा है कि ये एक रेयर मूवमेंट है, तो ये तीनों तो एक दूसरे के कहीं ना कहीं आपके सिनोनिम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों हमारे ऑप्शन वैसे ही चले जाएंगे। ऑप्शन ही हमारे पास एक है क्या, एग्जामिन, कि जो इट सेल्फ एग्जामिन्स इट ओवन ह्यूमिनिटी। और ये बहुत रेयर होता है कि हम क्या करते हैं, खुद की जो ह्यूमिनिटी जो है उसको हम क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं। ये बहुत कम होता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम सिर्फ फॉरगिवनेस जो है और जो ओपोलॉजी है वो एक सेंटिमेंट एक्ट की तरह काम करता है। लेकिन जो हम अपनी जो कुछ चीज़ें हैं भाई, हमें दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए, उस चीज़ को हम नहीं देखते। यानी कि हमने अपने खुद को क्या है, एक पर्टिकुलर जगह पर मतलब अड़ा कर रखा हुआ है भाई, हमें बस सिर्फ यही करना है ना। तो वो कह रहा है, तो जो थर्ड ऑप्शन है एग्जामिन्स, वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि आपको जो चीज़ें हैं वो क्लियर हुई होंगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।